नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार उसका रिकैप कर लेता हूं और उसी के बिहाफ पे आप लोगों को ये टॉपिक समझाता हूं। सबसे पहला हमने सीखा था या हमने पढ़ा था भाई, जो पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक अनुबंध का रिजल्ट है। क्लियर। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े और राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने के बाद यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक और बात थी। वो क्या था कि सभी पार्टनर आपसी सहमति से इस अनुबंध में परिवर्तन कर सकते थे। ठीक है, यानी कि इस अनुबंध में जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनका है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट चालू या बना सकते थे। ये बात हम लोगों को पता है। अब क्या हुआ भाई, ये सारे के सारे पार्टनर जब सहमत हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी काम यहां पे इजीली कर सकते हैं। अब सभी पार्टनर सहमत हुए किसके लिए? टू एडमिट ए न्यू पार्टनर। भाई, एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए वो आपस में सहमत हो गए, यानी कि सभी, क्योंकि सभी जानते हैं किसी भी नए पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो बाकी सभी पार्टनर्स का सहमत होना, अग्री होना बहुत मायने करता है। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे थी। अब आपको पता है कि जब सभी सहमत हैं, नए पार्टनर को एडमिट भी किया जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना पहले वाला, जिसको हम यहाँ पे फिलहाल डिनोट करेंगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा भाई एंड। समझ में आई बात? जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। ये तो था एक ओवरव्यू, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि एक नए पार्टनर के एडमिशन पे भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त और नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे कि ये जो भी पार्टनर्स हैं, किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन किन किन सिचुएशन में करना या करेंगे। तो सबसे पहली तो बात, अगर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल की आवश्यकता है, जरूरत है, तब, यानी कि केस नंबर फर्स्ट, जब किसी भी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट करा जाएगा। केस नंबर सेकंड हमारे पास है, वो है किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाने के लिए कई बार उसको पार्टनरशिप में एंटर करा लिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस का फायदा लेने के लिए उसको पार्टनर बना लिया जाता है। ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट केस है वो ये है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की गुडविल यानी कि ख्याति, उसकी रेपुटेशन का, उसके नाम का फायदा उठाने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास उसकी गुडविल है उसका फायदा उठाने के लिए कई बार उसको एडमिट कर लिया जाता है। और लास्ट जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्या है, कंपनी के या जो पार्टनरशिप फर्म के पास कई बार कुछ इतने बेहतर एम्प्लॉयज होते हैं कि पार्टनरशिप किसी भी सिचुएशन में उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि वो अपने कर्मचारी ऐसे जो बहुत बेहतर होते हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो उनको यहाँ पे मेंटेन रख पाना काफी मुश्किल होता है। क्यों? सबसे पहली तो बात, जो आज की इकोनॉमी वो काफी डायनेमिक है, एक व्यक्ति जहां चाहे वहां पे काम कर सकता है। अगर आप अपने किसी कर्मचारी को उतनी बेहतर सैलरी और उतने बेहतर बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे हो जितने दूसरा दे रहा है, तो वो शिफ्ट कर जाएगा, आज नहीं तो इन फ्यूचर शिफ्ट कर जाएगा। तो उसको अपने यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए कई बार पार्टनरशिप क्या करती है, या साझेदार, बाकी साझेदार क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ही पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि उसको अपने साथ जोड़ के रखा जा सके, उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसा करते हैं, यानी कि एक बेहतर कर्मचारी को अपने यहाँ पे
पार्टनर बना लिया जाता है ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी फर्म का साथ छोड़ के ना जाए, क्योंकि अब ये पार्टनर या ये जो कर्मचारी है ये अब कर्मचारी की तरह नहीं एक मालिक की तरह काम करेगा और नफा नुकसान इसका भी है तो ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तो ये हमारे पास थे वो बेसिक से रीजन, ये आपको बताया गया कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तो वो एडजस्टमेंट्स, वो कैलकुलेशन कौन कौन सी करनी पड़ेंगी। जब एक पार्टनर को एडमिट करा जाता है तो हमको कौन कौन सी एडजस्टमेंट, तो इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ एक है, ओल्ड जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था वो अब शिफ्ट हो जाएगा न्यू कॉन्ट्रैक्ट से। अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हमको सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो करनी होगी फाइंडिंग, मैं यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड की बजाय कैलकुलेटिंग भी लिख सकता हूं, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे पास है, मैंने क्या करना होगा यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, नंबर 3 पे मेरे पास आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है भाई, तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद नंबर 4 पे मेरे पास जो यहाँ पे आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारे पास है रिजर्व है एंड जो एक्युमुलेटेड रिजर्व हमारे पास हो जाते हैं तो उनके बारे में, उनका यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे एडजस्टमेंट करी जाएगी वो। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में आता है यहाँ पे, वो है हमने एडजस्ट करना है, एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो ये हमारे पास 4-5 एडजस्टमेंट है जो हमको करनी पड़ती हैं। अब इस बात के बारे ध्यान दें, पूरे के पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो वो क्या करेगा, देखिए, या तो अगर मान लो छोटा क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहेगा कि भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो निकाल के बताओ। ठीक है, वो इसमें आपको स्पेशली गेन और सैक्रिफाइस रेशो भी निकालने के लिए कह सकता है जिसको हम प्रीवियसली सीख चुके हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे छोटे क्वेश्चन में ही वो आपको कहता है कि भी गुडविल है इसको बांट के दिखाओ, ऐसा कुछ होगा, इसको बांटना सीखेंगे। वो हो सकता है छोटे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह दे, रिवैल्यूएशन को एडजस्टेड करने के लिए कह दे, या फिर आपको वो सिर्फ रिजर्व और एक्युमुलेटेड जो रिजर्व या लॉसेस या प्रॉफिट्स हमारे पास हैं तो उनकी एडजस्टमेंट करने के लिए कह सकता है। छोटे क्वेश्चन के अंदर ही वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्ट करने के लिए कह सकता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो हो सकता है एक साथ 1, 2, 3 टॉपिक्स को डाल दे, या फिर इन 3 टॉपिक्स को डाल दे, या फिर ऐसा कोई रेयर ही केस होता है जहां पे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है कि भी इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे, हर एक को आपको अलग अलग पता है कि हाँ इनकी एडजस्टमेंट या इनकी कैलकुलेशंस मुझे कैसे करनी है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, वो कैसे भी पूछ लेगा, तो आपके पास हर एक सवाल का जवाब